नमस्कार दोस्तों। सौरभ जोशी नाम का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जो उत्तराखंड के एक शहर हल्द्वानी में रहता है। आज मैं उसी शहर में घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। इसको सुनने के बाद आप ये बोलेंगे कि इसके ऊपर तो लिटरली एक सीरीज तक बन सकती है। दिल थाम कर सुनिएगा, जितनी सच्ची है उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी है। अभी से कुछ साल पहले की बात है। हल्द्वानी के पास एक बहुत छोटा गाँव था। इस छोटे गाँव में दो सगे भाई रहा करते थे एक घर में। एक का नाम था चंदन और एक का नाम था लोचन। चंदन और लोचन पेशे से बॉडीगार्ड थे। जी हाँ, इस गांव के मुखिया के बॉडीगार्ड। मुखिया जी चंदन और लोचन को इतना ज़्यादा मानते थे कि उनको सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं समझते थे, अपने परिवार का बहुत अहम हिस्सा मानते थे। और कोई भी सुख दुख हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुखिया जी सबसे पहले चंदन और लोचन को ही याद किया करते थे, अपनी पत्नी को भी नहीं। जो मुखिया जी थे ना, वो कम उम्र के थे। मतलब उनके पिताजी पहले मुखिया थे, उससे पहले उनके दादाजी मुखिया थे। और इनके पिताजी का देहांत थोड़ी जल्दी ही हो गया था। तो ये कोई 27-28 साल की उम्र में ही मुखिया वहाँ पर बन गए थे। और इनका कुछ ही समय पहले विवाह हुआ था। ठीक है, तो इनकी पत्नी पेट से भी थी। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी ज़रूरत हो, चंदन लोचन सिर्फ एक आवाज़ पर उनके घर पर खड़े रहते थे। क्योंकि चंदन और लोचन का घर मुखिया जी के घर से कोई खास दूर नहीं था, बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। मतलब वॉकिंग आप जाएंगे तो 5 से 7 मिनट पे चंदन और लोचन के घर पर पहुंच जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि चंदन लोचन का खुद का परिवार नहीं था क्या? बिल्कुल था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंदन का। लोचन ने कसम खाया था कि वो जीवन भर शादी नहीं करेगा, उसको ऐसे ही रहना था। और जो अपना चंदन था ना, उसका सीन ये था कि भाई उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे, ठीक है? तो वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। लिटरली उसको जमता ही नहीं था, उसने शादी तो कर लिया था, उनके साथ बच्चे भी कर लिया था, लेकिन लिटरली उसको अच्छा ही नहीं लगता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं पागल हूँ क्या जो मैंने शादी कर लिया हूँ। इन दोनों की यही मानसिकता थी। और यही रीज़न से ये दोनों भाई ही एक साथ रहते थे। पत्नी, परिवार से इनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, एक कॉर्नर होता है ना मन में छोटा सा। आपके परिवार का कोई हिस्सा है तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रहेगा, भले ही आप उसे बिल्कुल भी नहीं मानते हो। वैसे ही चंदन भी था। चंदन भले ही अपनी पत्नी को, अपने लड़कों को कुछ नहीं मानता था, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और जो भी कमाई होती थी उसका एक हिस्सा वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा दिया करता था। चंदन की जो पत्नी थी वो जस्ट बाजू वाले गांव में रहा करती थी। और इनसे मिलना जुलना बिल्कुल भी चंदन का नहीं था। काफ़ी सालों से वो नहीं मिला था। एक और चीज़ की बात है भाई, जो चंदन का बड़ा वाला बेटा था, मतलब जो उसकी पहली औलाद थी ना, वो चल फिर नहीं सकता था। उसका दिमाग ठीक तरीके से विकसित नहीं हुआ था। मतलब कैसे बोलूँ, उसकी उम्र रही होगी यही कोई 22-21 साल के आसपास की, लेकिन हरकतों में वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, और छोटा वाला बेटा छोटा है। खैर, अभी ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब एक्चुअल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक रात चंदन और लोचन ऐसे ही अपने बिस्तर में खाना वाना खाकर लेटे हुए थे और अपने बचपन की कुछ बातें कर रहे थे। उसी समय ढाए 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 इनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे कि इनके घर के बाहर की तरफ जंगल ही जंगल है ना, पीछे तरफ थोड़ा बाहर वाले इलाके में पूरा जंगल ही जंगल है। वहाँ पर ढाए 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 करके 4 गोलियाँ चली है। ये टेंशन में आ गए, अरे भाई ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ये दोनों गांव की सीमा में ही रहते हैं और इनके घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर मुखिया जी का भी घर है। और ये मुखिया जी के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी तो ये दोनों जाकर खड़े हो गए कि कौन है। अपनी अपनी लाठी उठाए और निकल पड़े जंगल की तरफ। की आवाज़ तो इसी तरफ से आई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद उनको लिटरली कुछ भी नहीं मिला। आवाज़ यहीं से थी, ये गारंटी थी। इस समय इनके कुत्ते भी साथ में थे। ये दोनों के पास 2 कुत्ते भी थे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। अपनी कुत्तों की चिंता हुई और थोड़ी सी खुद की भी चिंता हुई, क्योंकि खुद सलामत रहेंगे तभी तो मुखिया जी को और गांव को सलामत रख पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किए कि आवाज़ आनी थी, आ गई। अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमको घर लौट जाना चाहिए और कल सुबह कर देखेंगे। फाइनली ये घर लौट गए। सुबह होती है, ये दोनों अपने दोनों कुत्तों के साथ फिर से जंगल की तरफ तलाश में निकलते हैं कि पिछली रात आखिर 4 बार ढाई 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 क्यों आवाज़ सुनाई दी। जब जंगल में पहुंचे, गहरे जंगल में ये, तो जो देखे बीचों बीच एक जंगल के, तो देखकर दोनों का खून सूख गया। इन दोनों ने देखे कि कोई आदमी है जो पूरी तरीके से पेट से लेकर मुंह तक
उधड़ा पड़ा हुआ है, खुला पड़ा हुआ है। उसकी स्थिति ऐसी थी कि देखकर समझ में आ रहा था कि ये मतलब किसी बाघ या तेंदुए का काम नहीं है। ये किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए उस आदमी के साथ किया है। लेकिन वो ढाई ढाई की आवाज़ वाला मामला समझ में नहीं आया। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा देख लिए कि पिछली रात जो आवाज़ आई थी, जिसके चक्कर में ये लोग ढूंढते हुए, तलाश करते हुए अभी जंगल में पहुंचे हैं, उस चीज़ को भुला दिए हैं। पूरा फोकस इस आदमी की तरफ चले गया। ये हैरान हुए कि ये क्या मामला है, मुखिया जी को जाकर बताना होगा। इससे पहले लोचन चंदन से कहता है कि एक बार देख तो लेते हैं यार, आदमी के पास कुछ सामान अमान है। उसके पास एक बैग था, एक झोला जैसा था, उस झोले को चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई पहचान का हो, देख लेते हैं, उस हिसाब से मुखिया जी को बताना पड़ेगा। तो इन लोगों ने झोले को छानना शुरू कर दिए। झोले के अंदर से निकली एक इतनी सी तस्वीर, ब्लैक एंड वाइट ज़माना, थोड़ी पुरानी घटना है ना, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकली। इस फ़ोटो को देखकर ये दोनों दंग रह गए, क्योंकि ये फ़ोटो गांव की ही एक महिला की थी। एक बूढ़ी महिला जो अपने 2 लड़कों के साथ एक छोटे से घर में गांव में ही रहा करती थी। और इस महिला को ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। तो ये देखकर घबरा गए कि क्या ये उस महिला का, उस बूढ़ी महिला का रिश्तेदार था। हमें सबसे पहले मुखिया जी के घर जाने से पहले आंटी जी के घर पर जाना होगा, उस बूढ़ी महिला के घर जाना होगा और दिखाना होगा कि देखो, शायद आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा था शहर की तरफ से, शायद हल्द्वानी से, और उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है। ये दोनों भागते हुए आंटी जी के घर पर गए, दरवाज़ा खटखटाए और बोले कि क्या आपके घर कोई आने वाला था? जो आने वाला था उसका इंतज़ार मत कीजिए, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत काँप गई, उसका दिल दहल गया। उसका एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 19 साल के आसपास की थी, घर के अंदर से भागता हुआ आया। वो भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। उसको शांत कराते हुए बूढ़ी महिला कहती है कि उनको आना था, आकर मेरे लड़के को मारना था, मेरा लड़का मर जाना था, मेरा लड़का मर जाना था। तो चंदन लोचन को कुछ समझ में नहीं आया। कोई औरत ऐसा क्यों बोलेगी कि उसको आना था और मेरे लड़के को मार देना था? कोई औरत ये क्यों चाहेगी कि उसका लड़का मर जाए? लिटरली चंदन लोचन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आंटी जी के पास गए, आंटी जी आप खुद को संभालिए, आप क्या बोल रहे हैं? तो ये बोलती है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। वो आ गया होता तो मेरे लड़के को मार दिया होता, मेरे लड़के का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोलते हैं ऐसा क्यों आंटी, हम क्या सही सुन रहे हैं कि नहीं? आंटी बोलती है बिल्कुल सही सुन रहे हो, अंदर चलकर देखो क्या हालत है मेरे लड़के की। अब भाई ये घबरा गए। अंदर एक कमरा था, ये झोपड़ी जैसा ही है, अंदर एक कमरा था। उस कमरे तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा बदबू भर गई इनके नाक में कि कमरे के अंदर कदम रखते से दोनों को एक साथ वोमिटिंग हो गई। 2 हट्टे कट्टे आदमी एकदम अभी एक ऐसा नज़ारा देख कर आए कि कोई देखकर बेहोश हो जाए, इतने हिम्मत वाले। लेकिन बुढ़िया के एक कमरे में पहुंचते तक इन लोगों ने लिटरली उल्टे कर दिए हैं। अंदर का नज़ारा देखे तो इतना डर लगा कि जितना डर वो जंगल में उस आदमी के शरीर को भी देखकर नहीं लगा था। इन दोनों ने साफ देखे कि बुढ़िया का जो बड़ा वाला लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास की है, वो बिस्तर में ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है कि वो इंसान नहीं बल्कि लिटरली शैतान या राक्षस जैसा दिखाई दे रहा है। उसके पूरे शरीर के अंग अंग में, हर एक हिस्से में, हर एक नस में, हर एक पॉइंट में पस भरा हुआ है। पस आप समझते होंगे, पीप भरा हुआ है। और उसके पास से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि पूछो मत। उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ समय पहले इन लोगों ने देखे थे तो उसका वजन यही कोई 55-60 के आसपास का रहा होगा। लेकिन अभी जब चंदन और लोचन उस लड़के को देख रहे हैं तो उसका वजन लगभग 200 किलो का दिख रहा है। और ये वजन शरीर में इतना ज़्यादा पस भरने की वजह से हो गया है। इतनी विभत्स कंडीशन थी, इतना ख़तरनाक नज़ारा था कि देखकर तो लोचन को बेहोश जैसा हो गया वो। उतने में ही लोचन ने कुछ ऐसा सुना कि लोचन ने बोला यहाँ से भागते हैं। उसने सुना कि वही बिस्तर में पड़ा हुआ लड़का कह रहा है, मार दो मुझे, उसने मुझे श्राप दिया है, मार दो मुझे। और भाई लोचन ने बोला, चंदन भाग यहाँ से। और दोनों भयंकर तरीके से भागे और भागकर सीधे मुखिया जी को सारी बात बताए। मुखिया यानी लालचंद। लालचंद जब इस बात को सुनता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। लालचंद कहता है कि ये कोई श्राप है जो किसी शैतान की वजह से हमारे गांव में फैल रहा है। ऐसा कुछ मैंने
पिछले गांव में भी सुना था अभी से कुछ साल पहले, लेकिन किसी को बताया नहीं, तुम दोनों को भी बताया नहीं। धीरे धीरे करके उस गांव के हर एक व्यक्ति को बीमारी हो गई और उस गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। पूरा गांव शमशान बन गया कुछ ही दिनों में। ये बीमारी तो फैलती जा रही है, हमारे गांव में आ गई है। इससे पहले कुछ और हो, उस लड़के को हमको इस गांव से बाहर निकालना होगा, उसको कहीं बाहर फेंक कर आना होगा। ये किसी शैतान की वजह से हो रहा है और वो शैतान हमारे गांव में आ गया है। मैं अपने गांव में ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। चंदन लोचन चलो, मेरी गाड़ी उठाते और उसको फेंक के आते कहीं बाहर। ये दोनों ने बोले ठीक है। गाड़ी उठाए, तीनों गाड़ी में बैठे हैं। बड़ी गाड़ी थी, जीप थी लिटरली। बुढ़िया के घर के सामने पहुंचे, जैसे तैसे करके उस लड़के को वहां से उठाए। उठाते उठाते तक तो वो 25 बार जमीन पर गिर गया। बार बार चादर के दम पर उठाते थे, जिस चादर में वो सो रहा था ना उसी से पकड़ के उठाते थे। बार बार चादर फट जाती थी और वो नीचे गिरता था और जो पस होता था उसका फव्वारा निकल जाता था। ये कैसी कैसी कंडीशन में इतना गंदे गंदे होकर उसको लिटरली उठाए हैं, अपनी जीभ में डाले हैं। 10 बार तो उल्टी कर दी थी इन्होंने। अभी इमेजिन करके मुझे भी उल्टी आ रही है, लेकिन आई एम सॉरी कि आप लोग खाना खाते हुए अगर ये सुन रहे हैं तो, लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे तैसे करके अपनी जीप में डाले हैं और तेजी से चंदन गाड़ी चला रहा है और ये लोग निकल गए अपने गांव से बाहर। डिसाइड हुआ कि कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाएंगे, 100 किलोमीटर दूर, हल्द्वानी की तरफ नहीं बल्कि किसी और तरफ, और फेंक फाक के आ जाएंगे इसको। साला ये चीज़ हमारे गांव में होना ही नहीं चाहिए। फिर अपने जो सारे कपड़े हैं वो उतार कर अग्नि में प्रज्वलित कर देंगे। हम भी गांव के तालाब में डुबकी मारेंगे, कम से कम 1 घंटे तक नहाएंगे, उसके बाद ही अपने घर पर जाएंगे। क्योंकि लालचंद की पत्नी पेट से है और ये किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, ये लोग गाड़ी चला रहे काफ़ी आगे निकल गए। फिर एक पॉइंट आया, थोड़ा सा एक टाउन जैसी जगह आई। इनको चिंता नहीं है, गाड़ी भयंकर तेज चला रहे हैं। वो पीछे की तरफ उसका मृत शरीर नहीं है, ऑब्वियसली वो सड़ा हुआ शरीर है उस लड़के का। तो उसको पीछे रखे हुए हैं और वो कहा भी रहे, मार दो मुझे, मार दो", ऐसे ही बोल रहा है भाई। ये गाड़ी बस तेजी से भगा रही, कम से कम 100 किलोमीटर दूर चले हैं, उसको फेंक दें और उससे हमारा पीछा छूटेगा। एक पॉइंट में एक टाउन जैसा आया। अचानक से ये बात करते करते चल रहे थे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कि गाड़ी के सामने एक लड़का आ गया। सफ़ेद कपड़े पहना, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, दोपहर का वक्त है लिटरली। अचानक से एक लड़का आ गया, बहुत ज़ोर से ब्रेक मारे, बहुत ज़ोर से, और गाड़ी पूरी लहरा गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इन तीनों को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी रोके, लड़के को बहुत चिल्लाए, बहुत गाली दिए, भाग यहाँ से, तेरी ऐसे तैसे बोले। लड़का बस खड़ा है और इनको घूर रहा है। आखिरी में एक अजीब सी स्माइल किया और दौड़ते दौड़ते रोड की तरफ नहीं, जंगल की तरफ चले गया। ये तीनों डर गए, बोले ये क्या मामला है भाई, ये कोई अपशकुन हो सकता है क्या? वो लड़का इंसान था या नहीं? खैर जो भी हो, यहाँ से निकलते भाई, बस कुछ ही किलोमीटर आगे और जाना है, कम से कम 25 किलोमीटर दूर, और फिर उसको फेंकेंगे फाकेंगे और फिर चले जाएंगे अपने गांव वापस। कुछ ही देर में सूरज भी ढल जाएगा और हमको ये करते हुए कोई नहीं देख पाएगा। थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, ये लोग अपनी डिसाइड की हुई डेस्टिनेशन में पहुंच गए। अंधेरा हो चुका था। गाड़ी से उतरे, जैसे पीछे की तरफ गए कि उसके शरीर को निकालते हैं, यहाँ पे फेंक देते हैं भाई, नहर जैसा है। जैसी पीछे की तरफ देखे, लेस की ऐसी की तैसी, पीछे वो है ही नहीं। वो इंसान जो अपने बिस्तर से इतना सा भी हिल नहीं सकता था अपने माँ के और अपने भाई के सहारे के बिना, वो गाड़ी में है ही नहीं। देखकर सिहरन मच गई तीनों के शरीर में, लालचंद, चंदन और लोचन के शरीर में, कि साला 100% वो लड़का जब गाड़ी के बीच में आया था तो हमने जो गाड़ी में ब्रेक मार के गाड़ी घुमा लिए थे, उसी के झटके से वो वहीं पर गिर पड़ा और हम जल्दी जल्दी में देख नहीं पाए। लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें? तो लालचंद बोलता है कि छोड़ो, हम वैसे भी काफ़ी दूर आ गए थे, 100 किलोमीटर दूर ही फेंकना है, देखा जाए तो ये कोई नियम नहीं था। हमें बस उसे अपने गांव से बहुत दूर छोड़ना था और कम से कम 75 किलोमीटर दूर तो फेंक दिए, वो गिर गया है। छोड़ो छाड़ो साला, गांव वापस लौटते हैं। जाएंगे तालाब किनारे, अपने एक एक कपड़े उतार के अग्नि में प्रज्वलित कर देंगे, तालाब में नहाएंगे, घर चले जाएंगे। दूसरे रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते से नहीं जाएंगे, उसकी मनुष्यता पलट कर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट किए, अपने गांव की तरफ पहुंच गए। तालाब के किनारे कपड़े उतारे, प्रज्वलित कर दिए, वैसे ही लिटरली पूरी तरीके से कपड़े उतार के
नहाए धोए हैं इतनी रात में। रात काफ़ी हो गई थी। पत्ते वत्ते के सहारे की मदद से, केले के पत्ते के सहारे की मदद से ऐसे ढक वक के ये लोग अपने घर पहुंचे। जब लालचंद की प्रेग्नेंट बीवी ने ये सब कुछ देखी, बोली ये क्या कर रहे हैं आप। उसने कुछ नहीं बताया, वो पूरी तरीके से शांत था। घर पर पहुंचने के बाद चंदन और लोचन भी पूरी तरीके से शांत थे, एक दूसरे से बात नहीं किए और जैसे तैसे करके ये रात कट गई। अगला दिन लालचंद की नींद खुलती है एक चीख के साथ, एक अजीब सी चीख। वो डर गया, देखा पत्नी बाजू में नहीं सो रही है। ये पत्नी की चीख है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, घड़ी की तरफ देखा तो पत्नी की चीख थी। क्या हो गया, पत्नी क्यों चिल्ला रही है, पेट से है ना उसकी पत्नी। वो डर गया, पिछली रात इतना सब कुछ हुआ है। जैसे ही बाहर पहुंचता है तो क्या देखता है कि लालचंद के घर पे काफ़ी सारी बकरियां हैं और मतलब ऐसा बकरियों का वो बनाकर रखा था। उसमें से 5 बकरियां मृत उधड़ी पड़ी हुई है और एक बकरी छठवे वाली को खा रही है। ये नॉर्मल नहीं है, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। एक बकरी दूसरी बकरी को नहीं खा सकती। बकरी एक शाकाहारी जीव होता है। लेकिन इस समय जो ये देख पा रहे थे, पत्नी देख रही थी, ये आंखों पर विश्वास करने लायक नहीं था। उसी समय लालचंद समझ गया कि उस लड़के के शरीर से वो शैतान निकला, हमारे साथ चिपक के वो यहाँ तक आ गया और फिर मेरी बकरी के अंदर प्रवेश कर गया। वो शैतान मेरी बकरी में है और उसी बकरी ने 5 को निपटा दी, छठवीं को खा रही है। अगर बचना है तो इस बकरी को मैं उड़ा दूंगा। वहाँ पे रखी हुई थी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से निपटाने के लिए वो आ गया, बड़ा ही है बकरी को निपटाने के लिए, कि पीछे से पत्नी रोने लगी। लालचंद की पत्नी अपनी बकरियों को बहुत प्यार करती थी और ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती थी। लेकिन वो एक नहीं सुना, बोला कि ये श्राप है, ये हमारी बकरी नहीं है, ये बकरी अशुद्ध हो चुकी है, इसका ख़त्म होना ज़रूरी है। और खाच किया, और जैसे ही खाच किया दूसरी कुल्हाड़ी खाच यहाँ पे पड़ी और ज़मीन पर उसको दूसरी कुल्हाड़ी उसकी पत्नी ने यहाँ पर दी। पत्नी के हाथ पे भी दूसरी कुल्हाड़ी थी। अपने पति को देने के बाद खुद को धाड़ 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 3 बार दी, वो भी गिर गई। ये सारा नज़ारा एक पेड़ के पीछे से छिपकर उसी बुढ़िया का छोटा वाला लड़का देख रहा था। कौन सी बुढ़िया, जिसके बड़े वाले लड़के की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसका छोटा वाला लड़का एक पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। वो लालचंद के घर पर इसलिए आया था ताकि वो पूछ सके कि मेरे भैया को आप लोग कहाँ लेकर गए हो, क्या अब वो ठीक हो सकते हैं या फिर वो वापस आ सकते हैं। लेकिन उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। भागते हुए वो चंदन और लोचन के पास गया, उनको पूरी बात बताया, चंदन भैया, लोचन भैया, ऐसा कांड हो गया है। चंदन लोचन इतने डर गए, बोले लड़के तू भाग अपनी माँ के पास, तेरा भाई नहीं आएगा। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ, हम दोनों भी इस गांव से निकल रहे हैं। लगभग सारे के सारे लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। जितने लोग हैं वो उनका अपना जाने, लेकिन भलाई इसी में तुम भी निकलो, हम भी निकलते हैं। चंदन और लोचन एक गाड़ी में सवार हुए। ये गाड़ी मुखिया जी की ही थी। मुखिया जी को देखे, मतलब लालचंद को देखे, भाई कुछ नहीं करना था इनको, लिटरली हाथ भी नहीं लगाना था। गाड़ी में बैठे और तेजी से भगाते हुए सीधे की सीधे ये लोग दूसरे गांव पहुंचे, जो कि चंदन की पत्नी का गांव है। जहां पर चंदन की पत्नी अपने 2 लड़कों के साथ रहती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक थोड़ा बेचारा कम दिमाग का, जो शरीर से मतलब अपाहिज जैसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन है, और एक छोटा वाला लड़का जिसकी उम्र यही कोई 19-20 साल के आसपास की होगी। उनको लेकर उनके पास पहुँचे और वो सारी बात बता रहे हैं। चंदन सारी बात बता रहा है अपनी पत्नी को कि यहाँ से हमें निकलना होगा, श्राप है, शैतान है, हमारे पीछे आ रहा है, हमारा पूरा गांव ख़त्म हो चुका है, अब इस गांव की तरफ आ रहा है। तो पत्नी ने बोल दी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे लिए मैं बहुत पहले ही मर गई थी और तुम भी मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चंदन को जिद थी यहाँ से अपने दोनों लड़कों को जिंदा निकालना ही था। चंदन ने बहुत बोला पत्नी को, पत्नी नहीं सुनी, अपने दोनों लड़कों को गाड़ी में बिठाला और अब चंदन, लोचन और उसके दोनों लड़के निकल गए किसी दूसरे गांव की तरफ। ये धीरे धीरे हल्द्वानी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हल्द्वानी से जस्ट पहले एक और छोटा सा गांव पड़ता है। इस छोटे से गांव में
एक्चुअल में जो चंदन और लोचन है उनकी बुआ जी रहती थी। उनकी बुआ जी भी विधवा थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो लिटरली एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। छोटे से घर में मतलब अच्छा खासा एक पक्का मकान था। तो सोचे बुआ जी को भी ले चलते हैं और हल्द्वानी चले जाएंगे, वहाँ पर एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है और बुआ जी भी अकेली रहती है, उनको लेकर जाएंगे। बुआ जी के घर पर पहुँचे, बुआ जी को सारी बात बताए। बुआ जी ने बोली कि अभी रात में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता, नहीं निकल सकते, दिन में निकलेंगे। तुम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे सब सुरक्षित है, तुम्हारे गांव से ये जगह बहुत दूर है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है, आज रात रुक जाते हैं। रात के समय बुआ जी अलग कमरे में सो रही है, घर के ऊपर मतलब ऊपर तरफ लेंटर में, छत में सो रही थी। और ये सारे के सारे मतलब चंदन, लोचन और चंदन के दोनों लड़के नीचे की तरफ सो रहे हैं, गहरी नींद में ही थे कि अचानक से बुआ जी को, जो छत में सो रही थी, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। बुआ जी डर कर उठी तो क्या देखती है, चंदन की पत्नी छत के एक हिस्से में चंदन के एक लड़के को लिटरली गोद में लेकर खड़ी हुई है। एक इतना बड़ा लड़का अपनी माँ की गोद में है। इस नज़ारे को देखकर बुआ जी समझ गई कि चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इतना बड़ा लड़का गोद में कैसे अपनी माँ के, और इसकी माँ आई तो आई कहाँ से। बुआ जी छत से नीचे भागते हुए गई, अपने भतीजे को उठाई, बेटा चंदन देख, छत में देख, तेरी पत्नी आई हुई है और तेरे छोटे वाले लड़के को गोद में लेकर बैठी हुई है, वो एकदम किनारे पे। ये बोलता है ये कैसे हो सकता है, चलो चलो चलो। ये भागता हुआ जैसे ही पहुंचा, लिटरली जो पत्नी थी वो नीचे नीचे कूद पड़ी। चंदन भागता हुआ नीचे गया, इतनी देर में पत्नी और छोटा वाला लड़का गायब है। चंदन ने बोला मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे अटैक आ जाएगा, कुछ समझ नहीं रहा है, ये सच्चाई है या सपना है। तो बुआ जी बोलती है कि बेटा देख, एक ही तरीका है, तुम दोनों ने वो जो लड़का था, वो जो सड़ रहा था, उसका मृत शरीर कहाँ पर छोड़े थे। इन लोगों ने बताया कि पता नहीं, लेकिन इस तरफ है, यहाँ से ज़्यादा दूर जगह नहीं होगी, वो दूसरे रास्ते से घूम के जाएंगे तो वहाँ पर ये गिर गया था। बुआ जी बोली कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था, उसका अंतिम संस्कार करो, उसको जाओ और उसकी जो शरीर है उसको अग्नि को सौंप दो। तो इसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है बुआ तो मैं जाता हूँ। लोचन जो है वो जाएगा किधर, अपनी भाभी और अपने भतीजे को ढूंढने के लिए। अपना जो चंदन है वो अकेला कहाँ जाएगा, उस शरीर की तरफ जाएगा, मृत शरीर नहीं है, वो सड़ा हुआ शरीर था, उस शरीर की तरफ जाएगा और जहाँ भी मिलेगा उसको अग्नि में प्रज्वलित कर देगा। ये गया है ढूंढा ढांडा, उसको मृत शरीर नहीं मिला। लोचन गया अपनी भाभी, जो शायद भूत बन चुकी है, भाभी और भतीजा को ढूंढने के लिए, लिटरली वो भी नहीं मिला। फाइनली सुबह के 4 बजे के आसपास जब दोनों बुआ जी के घर पर वापस लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि बुआ जी है ही नहीं। घर पे सिर्फ और सिर्फ चंदन का बड़ा वाला लड़का है, जो मैंने बोला था ना, चल फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, जो थोड़ा सा बेचारा कम दिमाग का है, थोड़ा अपाहिज है, वो अकेला है। अब उससे पूछे तो क्या पूछे कि दादी जी कहाँ गई कहाँ गई, वो कुछ नहीं बोल रहा है, करते रहता था, बस है ही करता था हर चीज़ में। धीरे धीरे करके सूरज निकल गया, काफ़ी ढूंढे, बुआ जी नहीं मिली। पहले तो ऐसा लगा था कहीं गई होगी 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए, क्योंकि पहले घरों में टॉयलेट नहीं होता था। बुआ जी लौटी नहीं लौटी नहीं लौटी नहीं। जब सुबह के 10 बजे के आसपास का समय हो गया, चंदन का बड़ा वाला लड़का उल्टी करने को हुआ, बहुत ज़ोर ज़ोर से उल्टी करने को हुआ। तो चंदन को ऐसा लगा कि कई बार वो उल्टी करने जैसा करता है, तो उसको घर से बाहर पीछे की तरफ लेकर गया कि चल भाई उल्टी कर ले बेटा तू। तभी तो उसकी बचपन से खराब है, वो जन्मजात बेचारा ऐसे ही है। तो उसको जैसे ही पीछे लेकर गया, वो उल्टी करने को हुआ, तो उल्टी किया तो उसके मुंह से इतना इतना गुच्छा निकला सफ़ेद बालों का। सफ़ेद बाल एग्जैक्टली चंदन की बुआ जी के थे। इस नज़ारे को देखकर चंदन वहीं पर बेहोश हो गया, और बेहोश होते होते चंदन ने कुछ ऐसा देखा कि चंदन को दिल का दौरा पड़ सकता था। चंदन ने देखा कि एक और झटके से वोमिटिंग आई है, और इसके लड़के के मुंह से। बुआ जी अक्सर एक कान की पतली सी लौंग पहनती थी कान में। लौंग आप समझते होंगे, एकदम छोटा सा बारीक सा होता है, बुआ जी का ही निकला। इसके आगे वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट था, पूरी तरीके से ब्लैकआउट। जब आंखें खुली, उसका लड़का नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर था सिर्फ और सिर्फ चंदन का भाई लोचन। लोचन बोल रहा है कि चंदन भाई कहाँ चले गया, लड़का कहाँ चले गया। उसने बोला कुछ नहीं वालों, यहाँ से उठ,
और निकलते हैं। भाई मैं मर गया हूँ समझ ले। अब नया जन्म के लिए शहर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ये दोनों वापस गाड़ी में बैठे और निकल गए हल्द्वानी की तरफ। एक अपनी नई ज़िंदगी शुरू किए और फिर इनका परिवार बना और काफ़ी साल बीत गए। लिटरली लोचन ने भी शादी किया, चंदन ने भी शादी किया। आज इस घटना को लगभग, कैसे मैं बोलूँ यार, इतना टाइम, आप टाइम का अंदाज़ा लगा लो। इस घटना की जानकारी मुझे ना, जो अपने चंदन जी हैं उनके पोते ने लिख कर भेजा, और पोते की एज भी 31 की है। समझ लो कितने पहले की घटना होगी। ये एक्चुअल में उन लोगों के साथ घटा। जैसी कहानी आज उनका पूरा ख़ानदान सुनता है और बोलता है कि लिटरली ये दुनिया में कहीं आना चाहिए। वो प्लान कर रहे हैं कि इस कहानी को पूरा लिख के कोई सीरीज़ वीरीज़ फिल्म बनवाए, क्या मालूम भविष्य में देखने को मिल जाए। भाई बहुत क्रेज़ी है कुछ ये। खैर मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं। एक ऐसी कहानी जानने को मिलेगी जो इतनी ईजिली कहीं सुनने समझने को नहीं मिलती है। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। हमारे गेमिंग चैनल द निक्सो गेमिंग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। उसमें एक ऐसा नया गेम आया है भाई जो दिमाग फाड़ के रख देगा। आप एक बार जाके तो देखो। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।